हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मीनू ठाकुर के साथ हिंदू एनालिसिस हम करेंगे और ये 9 जून का यानी कल का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, एडजुटेंट स्टॉक, ये बेसिकली जो आपका डिपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी में ये एक ऑब्जर्व किया गया कि इस बार वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ दीज बर्ड्स वेटिंग फॉर गार्बेज ट्रक। ये गार्बेज ट्रक का वेट कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन्हें भूख लग रही है, खाना नहीं है, प्रे नहीं है, जो इनका शिकार है वो है ही नहीं, क्योंकि वेटलैंड्स नहीं है जिसके अंदर ये फ़िश खा सकते, बाकी दूसरे जो है एबंडेंस में जो ये खा सकते, कार्निवोरस है, लेकिन है ही नहीं। तो जिसकी वजह से ये गार्बेज यानी कूड़े वाले ट्रक का वेट कर रहे हैं जो डंप करेंगे और ये कूद के उसको खाएंगे। बेसिकली ये एक आर्टिकल था। तो ये जो स्टॉक है, ये जो गार्बेज का तलाश कर रहे हैं और जिस पे ज़िंदा रहते हैं ये फ़िश, फ्रॉग्स, सब चीज़ों पे ये बहुत ही स्कार्स हो चुका है ड्यू टू श्रिंकिंग वेटलैंड्स। इस श्रिंकिंग वेटलैंड की वजह से they have to find out, they are waiting for their food from this garbage truck। ठीक है, मैं बताऊं आपको कि इन्हें एक पूजा भी जाता है भारत में, क्योंकि विष्णु भगवान के जो वाहन हैं गरुड़, इन्हें उनके नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये समस्या और इनके बारे में थोड़े फीचर्स देखते हैं। विद द वेटलैंड ऑफ असम giving way to rapid urbanization, the endangered greater adjutant stork, ये जो बर्ड है ये गरुड़ हिंदी में है, वैसे इनका नाम क्या है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। सो ये इनके लिए मुश्किल है सरवाइव करना, ये डेली स्ट्रगल करते हैं फूड के लिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड बर्ड स्पेसिस। इट्स हैबिटेट्स इट इज़ इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। असम में दो इनकी साइट्स है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसमें इनका हैबिटेट है। ये बर्ड्स जो है वो ज़्यादातर असम के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गुवाहाटी, मोरीगांव, नैगौन, वहाँ ये पाए जाते हैं। द वेटलैंड इन एंड अराउंड गुवाहाटी वर होम टू दीज स्टॉक्स which depended on them for food, water and shelter. But the biodiversity hotspot have given way to buildings due to rapid urbanization. इस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से वेटलैंड जो है वो श्रिंक हो रहा है, इनका हैबिटेट जो है वो एक थ्रेट उनके हैबिटेट को है वो तोड़ा जा रहा है। इनका घर भी, इनका ये जो प्रे है जिस पे ये खाने पे डिपेंड रहते हैं वो भी इनका ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। आज ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो है वो, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की उस रेड लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। स्टेट कैपिटल ने पहले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया था, बहुत ज़्यादा असम में इनका अबंडेंस पाया जाता था, बट ड्यू टू लॉस ऑफ फूड सोर्सेज, हैबिटेट लॉस, they have been forced to survive in the state। अब अक्टूबर और फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये वो टाइम होता है जब फिश और अदर लिव प्रे कैन बी फाउंड इन अबंडेंस, बट और इसी टाइम पे ये ब्रीडिंग सीजन भी होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच में, जब ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का ब्रीडिंग सीजन होता है। लेकिन नॉन ब्रीडिंग सीजन की वजह से द बर्ड फॉरेज इन अर्बन वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। तो आपको रीज़न पता चल गया कि इन्हें जो ये इंडेंजर्ड स्थिति में आए हैं वो क्यों आए हैं, ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से हुआ क्या, इनका हैबिटेट लॉस हुआ है। ठीक है, ये सारी समस्या है। अब ये जो गार्बेज डंपिंग साइट देख रहे हैं ये नियर दी डिपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक रामसर साइट भी है इसे कहा जाता है। यानी कि इस पूरे आर्टिकल में दो चीज़ें आपके पास निकल के आती है, एक तो ये बर्ड एडजुटेंट के बारे में जानना, एडजुटेंट स्टॉक के बारे में, दूसरा भी है डिपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं
जानते हैं पहले ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के बारे में, जिसको गरुड़ भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम है लेप्टोप्टेरोस ड्यूबियस, नहीं जानने की ज़रूरत है। जीन्स जो है द ग्रेटर एडजुटेंट इज़ अ मेंबर ऑफ द स्टॉक फैमिली सिसोनिडी, ये इंपॉर्टेंट है। 20 स्पेसीज हैं इस फैमिली में। दे आर लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड, लंबी इनकी गर्दन है, देखेंगे आप इस तरीके से। हैबिटेट अगर मैं बात करूं तो ये एक बार साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखे गए थे। बाकी ये सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्टॉक स्पेसीज है पूरे वर्ल्ड में। 3 अभी तक ब्रीडिंग ग्राउंड्स हमें पता चल पाए हैं, एक है कंबोडिया में, दूसरा भारत के असम एंड बिहार में, ठीक है। थ्रेट क्या है? डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन और श्रिंकेज ऑफ वेटलैंड्स दैट दिस स्केवेंजर बर्ड नीड्स टू फॉरेज, यानी सर्च फॉर फूड, एंड द लॉस ऑफ इट्स नेस्टिंग ट्री लेड टू अ डिक्लाइन। वेटलैंड श्रिंक होने से इनका खाना और इनका हैबिटेट रहना दोनों ही दुश्वार हो चुका है। और वेटलैंड का डिग्रेडेशन का पीछे कारण क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन। ये बात सच है, जहाँ विकास है वहाँ दूसरी तरफ विनाश है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन से ह्यूमन बींग्स की और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बट दूसरा लॉस ऑफ ये देयर इज़ अ कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट ये है, ये इंडेंजर्ड स्टॉक जो हमारा स्पेसीज़ है, बर्ड स्पेसीज़ है, जो गरुड़ है, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। प्रोटेक्शन स्टेटस में IUCN रेड लिस्ट में कैटेगरी है इंडेंजर्ड स्पेसीज। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 पे ये आता है, ठीक है। ये पूछता है प्रीलिम्स में। सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो ये रिलीजियस पर्पस से विष्णु के जो है माउंट ऑफ विष्णु है, भारत के जो हिंदू धर्म है उसमें जो सबसे मुख्य देवता हैं विष्णु भगवान, पालन करता, उनके ये गरुड़ जो है वाहन है। सम वर्शिप दिस बर्ड एंड कॉल इट गरुड़ महाराज, लॉर्ड गरुड़ और गुरु गरुड़, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। दे हेल्प फार्मर्स बाय किलिंग रैट्स एंड अदर फार्म पेस्ट, ठीक है। तो किसानों की भी मदद करते हैं। अब चलते हैं डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ी, अगर मैं ये कहूँ वन ऑफ द, नॉट द मोस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन असम and important bird area by BirdLife International. Dipor Bill Wildlife Sanctuary has been designated as a Ramsar site in November 2002. It is located the southwest of Guwahati city, Assam, and is the east water channel of river Brahmaputra. ठीक है। Assam Forest Department managed the 4.1 square kilometer Dipor Bill Wildlife Sanctuary in the central part of the greater wetland names Dipor Bill. Importance पे चलते हैं। It constitutes a unique habitat for aquatic flora and fauna, avian fauna. Flora और fauna के लिए ये जाना जाता है, importance है इसकी। It has both biological and environmental importance, besides being the only major storm water storage basin for Guwahati city. तो आपको समझ में आ गया ये किस किस पर्पज़ से इतना इसको जाना जाता है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। 2021 में 6 यंग गर्ल्स को जो फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी उसको उन्होंने डेवलप किया था बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोजिटेबल योगा मैट, जिसका नाम था मुरन योगा मैट, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है लोकल फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। दिस बील एडजॉइंस द रानी रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स कम पीरियोडिकली टू फॉरेज इन द वेटलैंड्स, ठीक है। कंसर्न क्या है? इट सफर्ड अ लॉट कंटामिनेशन बिकॉज ऑफ अ गार्बेज डंप ऑन इट्स एज। अब सोचिए, गार्बेज डंप जो खाना दे रहा है गरुड़ को, उसके लिए वो अमृत है उस टाइम पे, वहीं पे खतरा है डिपोर बिल के लिए, ठीक है।
तो कहीं विकास कहीं विनाश, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवरीवेयर. Its water has become toxic and it has lost many of its aquatic plants that elephants would feed on. अब एलिफेंट्स जो प्लांट्स खाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेम्पिनेशन ऑफ दिस गार्बेज डंप की वजह से. It has for decades been threatened by a railway track said to be doubled and electrified on its southern rim, a garbage dump and encroachment from human habitation and commercial units. ठीक है. अब असम में कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें 7 नेशनल पार्क्स हैं और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. ठीक है. तो जो आपके फेमस पार्क्स हैं वो आपके रायमोना, मानस, ऑरेंज, डिपोरबिल, काजीरंगा, नामेरी, दिब्रू सैखोवा, दिहिंग, पतकाई. ठीक है. 2013 में प्रीलिम्स में पूछा था नेशनल पार्क रिवर, जो पार्क के थ्रू से रिवर गुजर रही है वो पेयर आपको चूज़ करना है, कौन सा पेयर सही मैच है. कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा रिवर, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस रिवर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी. तो सही आंसर क्या है, सही करेक्टली बताना है आपको. जिम कॉर्बेट जो है वो राम गंगा, तो पहला तो गलत हो गया, गंगा रिवर नहीं है, है ना. तो फर्स्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि जो काजीरंगा है वो 2/3 ऑफ द वर्ड्स ये आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर और दिया क्या है मानस. साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कावेरी, ये भी गलत है. ठीक है, क्योंकि रिवर है कुंटीपुजा जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट भी है. तो इसमें आपका नन, कोई भी मैच सही नहीं है. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज. आखिर ये क्लेम एक्सचेंज के बारे में इतना क्यों जानना है. ये इस साल का नया न्यूज़ नहीं है, ये 2023 में इनिशिएटिव लिया गया था. हेल्थ मिनिस्ट्री और IRDAI मिलकर इस पे काम कर रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स हैं उनको हर क्वालिटेटिव हेल्थ सर्विस मिल सके, ताकि उनका जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है महीने का, साल का, कभी भी का, वो ख़त्म हो सके या बहुत कम हो. ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता बट कम हो सके, रीज़नेबल हो सके. तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक साथ लाता है. इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, सारी डिटेल्स वहाँ पे होती है, क्योंकि सारी दुनिया क्या लेती है भाई, इंश्योरेंस लेती है. ठीक है. इंश्योरेंस जो है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हॉस्पिटल का और दूसरी पार्टी होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है. इनके आपस में ना कॉर्डाइल रिलेशंस नहीं होते, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है. तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है IRDAI और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिसमें जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो TPA क्लेम है वो भी फास्ट हो पाएगा और पता भी चल पाएगा कि भाई हाँ ये आपकी जो स्पीडी है वो इंश्योरेंस हो जाएगा और ये आपकी हॉस्पिटल के जितने इतने खर्चेज हैं. ठीक है. IRDAI का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी को इंश्योरेंस देना बाय द ईयर ऑफ 2047. ठीक है, ये एक फैक्ट है. अब ये भी कहा गया है कि भाई फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाएगा अंडर द डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम फ्रॉम विच वॉज देयर फ्रॉम जनवरी 2023. इसके अंदर अगर कोई भी हॉस्पिटल पहले ही इंफॉर्मेशन सारी अपलोड कर देगा या फिर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन वुड बी देयर, तो भाई हॉस्पिटल को 10% जो क्लेम है, जो भी लोअर है 500 रुपये पर क्लेम या फिर 10% ऑफ द क्लेम, ये हॉस्पिटल को दिया जाएगा. सोचो हॉस्पिटल को भी ये फ़ायदा होता है. वाई इज़ NHCX बीइंग ब्रॉट इन, पेपर टाइटल्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया. अब ये इसलिए किया जा रहा है ताकि चीज़ें फास्ट हो सके, स्पीडी में हो सके और पीपल वुड अट्रैक्ट मोर टूवर्ड्स हैव दिस इंश्योरेंस स्कीम इन देयर हैंड, क्योंकि इंश्योरेंस सभी के पास होना चाहिए, यही सरकार कह रही है. हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रैटेजी है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल एज रिड्यूस हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विच बर्डन इंडिविजुअल्स.
ये भी कहता है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन केसेस होते हैं वो हाईएस्ट तब होते हैं व्हेन इंश्योरेंस फ्रॉम प्राइवेट परचेज। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप ज़्यादा हॉस्पिटल में जब भी एडमिट हो जाते हैं या केसेस आते हैं जब आपके पास ये प्राइवेट परचेज या फिर इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस है। इन अर्बन एरियाज केसेस फॉर इनपेशेंट केयर आर ऑब्जर्व टू बी द हाईएस्ट फॉर दोज हु कवर्ड बाय गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। और अर्बन शहरों में, शहरी एरिया में कि आपके पेशेंट जो हैं इन पेशेंट केयर ऑब्ज़र्व की गई है जहाँ पे सरकारी फंडेड हॉस्पिटल्स हैं 60.4 केसेस पर 1 लाख पर्सनस। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन रूरल एरियाज इन पेशेंट केसेस आर सब्सटेंशियली हायर फॉर दोज परचेजिंग प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई NHCX और हेल्थ मिनिस्ट्री द प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्थ क्लेम्स and will bring in seamless exchange of the data, document and images between the payer, insurance company, TPA, government scheme administrator and provider यानी कि hospital. Industry experts also note that the platform through uniform data presentation and centralized validation of claim data, ठीक है, could bring in more standardized approach to healthcare pricing. ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं? हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द टोटल जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम इन इंडिया। ठीक है, तो आपका जो ये है हेल्थ इंश्योरेंस भैया वो आपका 29% आपकी टोटल इनकम का ये आपका इंश्योरेंस चला जाता है। द प्राइमरी हर्डल इज हेल्थ इंश्योरेंस टुडे लाइज इन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो बस इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा करना है और रिजनेबल जो है वो लेकर आना है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, और डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है विच रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ये दोनों पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने में, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। NHCX का भी जो हमने एक्सचेंज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना तो लिया, बट विदाउट दी एक्टिवनेस, अगर ये दोनों पार्टी एक्टिव नहीं होंगी तो कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी या कैसे इन्फॉर्मेशन सारी रजिस्टर्ड होगी ऑनलाइन। द NHCX पोर्टल एम्स टू स्ट्रीमलाइन द क्लेम्स प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग ऑल stakeholders together onto one platform, reducing claims times and standardizing procedure. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैव जॉइंड हैंड्स टू ऑपरेशनलाइज द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, जिसने डिजिटल हेल्थ क्लेम्स है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ठीक है, दिस initiative is being undertaken in the context of circular issued by IRDAI in June 2023, whereby the insurance regulator had advised all insurers and providers to onboard the NHCX. ठीक है, समझ में आया होगा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने रिसेंटली ड्राफ्ट्स जो है वो जो रेगुलेशंस हैं वो ड्राफ्ट बनाया है विच हैज़ पर्पस टू टाइटन ग्रिप ऑन बिग टेक कंपनीज़। ठीक है, तो जितनी बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा टाइट लेना है कि भाई वो रेगुलेशंस हेल्दी कंपटीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए CCI ने ये एक मूव लिया है, सिग्निफिकेंट मूव है। गवर्नेंस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है गवर्नेंस का, और गवर्नेंस कहाँ से आएगी? गवर्नेंस आएगी चेक एंड बैलेंस, यानी सरकार का एक्टिव होकर नज़र बनाए रखना। ठीक है, जब सरकार एक्टिव होकर नज़र बनाएगी तब जाकर जो वो पॉलिसी जो रेगुलेशंस बनाया है एक हेल्दी कंपटीशन के लिए मार्केट में वो सस्टेन कर पाएगा। कैबिनेट जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका मेन पर्पस है मार्केट में सभी कंपटीटर्स के बीच में एक हेल्दी प्रैक्टिसेस को लागू करना। तो ये एक CCI ने डिसीज़न लिया है कि एक थर्ड पार्टी होगी जिसका रोल सिर्फ इतना होगा
और इतना ही नहीं है, महत्वपूर्ण रोल है कि सीसीआई ने जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं बिग टेक कंपनीज़ के लिए, वो ये कंपनीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। और अगर किसी के ग्रीवेंस है, किसी ने फाइल किया है केस अंडर दिस थर्ड पार्टी, तो भाई वही उनको पैसा भी देगा, तो उनका जो पैसा है वो भी उसी पार्टी से वसूला जाएगा जो ये फाइल कर रहा है केस, ठीक है। तो यही सारा इस पूरे आर्टिकल में है। इसका निचोड़ में अगर आपको बताऊं, अब सीसीआई क्या है थोड़ा उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी वो होती है जिसको एक्ट के थ्रू जो पारित की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ये आपका 2002 एक्ट में के तहत 2009 में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका गोल क्या है, टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी दैट विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। सस्टेनेबल एक कंपटीशन बनाना है पूरी इकोनॉमी में, एलिमिनेट करना है रॉन्ग प्रैक्टिसेस को जो एक कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, टू प्रमोट सस्टेनेबल कंपटीशन अमंग एवरीवन इन द मार्केट, ये पर्पस है इसका। एज पर दिस एक्ट्स प्रोविज़न, ये मैंडेट है इस कंपटीशन के लिए, इस एजेंसी के लिए, जो प्रोहिबिट करता है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस। ये रेगुलेट करता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस विच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया, डज डील्स बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड आर रिक्वायर्ड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम सीसीआई, ठीक है। इसलिए क्योंकि मर्जर एक्विजिशन से इंडिया का थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉबैक डालता है उसमें, इसीलिए उसको रेगुलेट करेगा सीसीआई। It oversees the operation of big enterprises to ensure they are not abusing their dominant positions of power by controlling supplies, setting up high purchase prices and so on, ठीक है। कंपोजिशन में ये क्वासी जो है जुडिशल बॉडी है, इसके अंदर 1 पर्सन जो है वो हेड है, बाकी 6 एडिशनल मेंबर्स हैं। जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। अभी हाल ही में विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है, विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली है क्या, ये आपको बताना है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री टू स्टोर द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? सेकंड ऑप्शन है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रिटायर्ड आर्म्ड पर्सनल। इट इज़ अ हैकथॉन लॉन्च्ड बाय AICTE फॉर स्टार्टअप्स इन एडुटेक सेक्टर। इट इज़ अ जनरल AI प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसको टाटा ने लॉन्च किया है, TCS ने, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में है तो आपको उसका थोड़ा सा एक फैक्ट जान लेना है, क्योंकि UPSC में पूछ सकता है, अदरवाइज़ PCS में तो 110% ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हाल ही में फ्राइडे, आज मंडे है, फ्राइडे को लॉन्च किया है TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी, जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विजडम नेक्स्ट that aggregated multiple generative artificial intelligences into a single interface and enable companies to adopt next generation technology rapidly at scale, lower cost and within the regulatory framework, ठीक है। और इसके बारे में जाने कि ये विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आखिर करता क्या है। इट प्रोवाइड्स यूनिक कैपेबिलिटीज टू कंपेयर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एंड टूल्स अक्रॉस क्लाउड सर्विसेज इन अ सिंगल यूनिफाइड इंटरफेस, ठीक है। एक सिंगल ये इंटरफेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो पूरे कॉमन रहेगा पूरे क्लाउड सर्विस में। इट ऑल्सो ऑफर्स रेडी टू डिप्लॉय बिजनेस सॉल्यूशन ब्लूप्रिंट्स विद बिल्ट इन क्वाड्रेल्स, मेकिंग इट सिंपलर फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस क्विकली। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इनफॉर्मल वेस्ट एंड रिकवरी सेक्टर। पहली स्टेटमेंट है, दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी इन मैनी सिटीज़।
ये जो इनफॉर्मल वेस्ट एंड रिकवरी है, ये 80% जो है उसको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को उठाते हैं, साफ़ करते हैं कई शहरों में। ये तरीका है बेसिकली जो ये कहना चाह रहा है। देयर इज़ यूनिवर्सली, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ 9% है जो रिसाइकल फॉर्मली तरीके से होता है, बाकी आपके जो कलेक्शन भी है वो आपके इनफॉर्मल तरीके से कलेक्ट होता है। दिस इज़ यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन टर्मिनोलॉजी फॉर जस्ट ट्रांजिशन और अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर एंड इट्स वर्कफोर्स। ये इनकरेक्ट है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सली अभी तक एग्रीड अपॉन टर्मिनोलॉजी, ऐसा कुछ यूनिवर्सली आया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पता है कंगना रनौत को भैया CISF जो सिक्योरिटी पर्सनल थी उन्होंने थप्पड़ मारा, ये बोल दिया उन्होंने बयान में, ये लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने आखिर कहा क्या था ऐसा सिक्योरिटी पर्सनल को जिसने थप्पड़ मार दिया। पहली स्टेटमेंट है CISF ये वर्क करता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया। स्टेटमेंट 2, CISF इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी अलॉन्ग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दोनों ही गलत है। कैसे, देखते हैं। जो CISF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। CISF की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन सच एज एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रेदर देन बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी से इनका नहीं होता है लेना देना। अब अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। द इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फॉर्मल एंटिटी with its constitution approved by waste picker movements in 34 countries around the world. India and Bangladesh are part of the alliance. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपका सही है। कैसे? इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है टू बिकम अ फॉर्मल एंटिटी with its constitution approved by waste picker movements in 34 countries around the world in October 2022. इसका सबसे पहला जो फर्स्ट इंटरनेशनल इलेक्टिव कांग्रेस था जिसने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर को इलेक्ट किया वो 2024 में किया। कौन कौन सी कंट्रीज़ है इसका? अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस हैं, यानी ये 5 कंट्री। लैटिन अमेरिका में आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, कंबोडिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर एंड सो ऑन है। यूरोप है फ्रांस, इटली, टर्की, ठीक है, ये याद कर लेना है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, और एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है फ्लैगशिप कैंपेन जिंजर मिशन टू प्रमोट इंडिजिनस वैरायटी साइंग मखीर? तो ये भैया किसने किया है? ये आपका किया है मेघालय ने, ठीक है। तो थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट छुपा हुआ है इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू द टाइम्स ऑफ डे टैरिफ नॉर्म्स। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सही है। अंडर TOD यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम द पावर टैरिफ ड्यूरिंग सोलर आवर्स शैल बी एटलीस्ट 20% हायर देन द नॉर्मल टैरिफ, ठीक है। तो ये भैया ये तो बढ़ाने की बात कर रहा है। टैरिफ होता है टैक्स एक तरीके का। TOD टैरिफ्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैविंग अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 10 kW एंड किलोवाट एंड अबव, ठीक है। टैरिफ्स ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर्स विल बी रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू सोलर आवर्स। कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है आंसर में, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। आपको ये आंसर सही बताना है कल, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है इस हिंदू एनालिसिस का। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल याद रखिएगा। पहली स्टेटमेंट है, कितनी सही है कितनी गलत है ये बताना है। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलस मिक्सड विद अ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड डिपोट। क्या ये सही है? It can be used to grow seeding
seedlings faster with fewer resources. It has very high energy consumption. Barley seedlings cannot be grown in this type of soil. तो कौन सही है कौन गलत है? फोर्थ गलत है. क्यों गलत है फोर्थ? A newly created yeast soil that encouraged root system helped barley seedling grow on average of 50% faster in a new research. The low power bioelectronic scaffolding is suitable for soilless growing methods such as hydroponics. तो भैया फोर्थ तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि ये बार्ले सीडलिंग कैन नॉट बी ग्रोन नहीं, ये किया जाता है. इलेक्ट्रिकली कंड्यूसिव ग्रोइंग सबस्ट्रेट डिजाइन फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन नोन एज ई सॉइल. Hydroponics is the process of growing plants without soil, utilizing a water-based nutrition solution, an aggregate substrate or growing medium such as coconut coir और perlite. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है. ठीक है, थर्ड क्या थी? इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी कंजम्पशन, तो वहाँ पे गड़बड़ है. ठीक है, ऐसा है नहीं. ई सॉइल्स कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी. दे असर्ट्स दैट इट कैन हेल्प इन एरियाज विद लिटिल अरेबल लैंड और हार्श इन्वायरमेंट कंडीशंस. With this, I am concluding my Hindu analysis here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.